नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमने समझ रहे थे कि 1850 ईस्वी के बाद भारतीयों के अंदर एक राष्ट्रवादी भावना का जन्म होना शुरू होता है और धीरे धीरे लोगों के अंदर इस बात की भावना मजबूत होती चली जाती है कि उसको भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, उसके पास जो समस्याएं है इस समस्या का समाधान होना चाहिए। और इसके लिए कई ऐसी संस्था का निर्माण हुआ जो ब्रिटिश शासन के सामने भारतीयों की मांग रखना शुरू किया। पर जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था बना वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम चरण की कार्यशैली है, जिसको उदारवादी कार्यशैली कहा जाता है, मॉडरेट फेज कहा जाता है, उसका समय अवधि 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी के बीच का होता है। 1905 ईस्वी के बाद कांग्रेस की जो कार्य करने के तरीके हैं, उनके जो कार्यशैली है, उनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आया। और 1905 से लेकर के 1919 ईस्वी के बीच की जो कांग्रेस की कार्य करने की तरीका है, इनको कहा जाता है उग्रवादी फेज, इसको कहा जाता है एक्सट्रीमिस्ट फेज। तो देखिए क्या होता है कि 1885 ईस्वी में हमने समझा था कि कांग्रेस का स्थापना होता है कब? 1885 ईस्वी में 22 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस का स्थापना होता है। और कांग्रेस के संस्थापक एवं महासचिव के रूप में किसको जाना जाता है? संस्थापक एवं प्रथम अधिवेशन जो हुआ था, प्रथम अधिवेशन के महासचिव थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम ब्रिटिश व्यक्ति थे और ये ICS रिटायर अधिकारी थे। भारतीय जो इंडियन सिविल सर्विस के ये रिटायर मतलब ऑफिसर थे। और इन्होंने इसके प्रयास से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है 1885 ईस्वी में। इसके प्रथम अधिवेशन का अगर हम देखें अध्यक्ष, तो प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस की जो इसमें कितना प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो कार्यशैली है 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी के बीच की, इसको कहा जाता है उदारवादी चरण। और इस समय के प्रमुख नेता थे दादा भाई नेहरू जी, उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। इनकी जो कार्य करने के तरीके थे, इनकी कार्य करने का तरीका, इन लोगों का मानना था कि संवैधानिक दायरे में रह करके सरकार से निवेदन किया जाएगा, सरकार को याचिका दिया जाएगा कि भारतीयों की जो समस्या है, इन समस्याओं का समाधान वो किस तरीके से निकालते हैं। पर 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी के बीच जो कांग्रेस के कार्य करने के तरीके हैं, इससे बहुत सारे ऐसे नेता कार्य करने के तरीके से नाराज थे, खास करके उदारवादियों के कार्य करने के तरीके से। और इनके द्वारा एक अलग तरह की विचारधारा की जन्म होता है 1905 ईस्वी के बाद, जिसको कहा जाता है उग्रवादी फेज या एक्सट्रीमिस्ट फेज। तो पिछले वीडियो में हमने ये समझा था कि जो उदारवादी नेता है कांग्रेस का जो फर्स्ट फेज होता है 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी के बीच, इसके कार्य करने के तरीके क्या थे और इन्होंने क्या क्या सफलता पाया था। देखिए, शुरू में भले ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर यह आरोप लगते आ रहा है कि इन्होंने बेहतर तरीके से भारतीयों की मांग ब्रिटिश शासन के सामने नहीं रखा था, पर सच्चाई ये भी है कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है। और इतने विविधतापूर्ण देश में एक ऐसी संस्था का जन्म हो रहा है जिसके पास न तो राजनीतिक रूप से अभी कोई अनुभव है और न ही पूरे भारत के लोगों के बीच अभी वो एकता स्थापित कर पाया है। तो धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एकता स्थापित करने का प्रयास किया और ये प्रयास किया कि सरकार के सामने याचिका के द्वारा ही सही, पर अपनी मांग को रखा जाए।
अब हम समझते हैं कि कांग्रेस का जो दूसरा फेज शुरू होता है जिसको कहा जाता है उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण या गर्मपंथी या चरमपंथी, एक्सट्रीमिस्ट फेज। देखिए कांग्रेस का जो एक्सट्रीमिस्ट फेज है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो ये फेज शुरू होता है, कब से कब शुरू होकर के 1905 ईस्वी से लेकर के 1919 ईस्वी के बीच, क्योंकि 1919 ईस्वी के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका बहुत ज्यादा होता है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी के इर्द गिर्द ही घूमते रहता है, उसके द्वारा नेतृत्व शुरू हो जाता है। इसलिए 1905 ईस्वी से लेकर के 1919 ईस्वी के बीच तक जो कांग्रेस की कार्य करने की शैली है उसको कहा जाता है उग्रवादी विचारधारा। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो उदारवादी विचारधारा को मानने वाले लोग थे, जो मॉडरेट व्यू रखते थे, उनकी पूरी तरीके से राजनीति में प्रभाव खत्म हो गया। पर ये बात सही है कि इन लोगों का महत्व ज्यादा बढ़ गया, इन लोगों का प्रभाव ज्यादा बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ हम ये भी समझेंगे। अब बात ये होता है कि अगर कांग्रेस की शुरुआती मांग, कांग्रेस का निर्माण ही किसके लिए किया गया था कि भारतीयों की जो समस्या है, इस समस्या का समाधान क्यों हो, किस तरीके से हो। तो फिर 1885 ईस्वी से लेकर के 1905 ईस्वी के बीच आखिर कांग्रेस की कार्य करने की शैली में क्या कमी रह गई कि एक नए विचारधारा का जन्म शुरू हो जाता है कांग्रेस के अंदर से, जिसको कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी या चरमपंथी विचारधारा। ऐसा क्यों रहा? तो देखिए, जैसा कि शुरू में ही हमने चर्चा किया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो शुरुआत में राजनीतिक सक्रियता थी या काम करने के तरीका था, वो पिटीशन और प्ली की उसकी ज्यादा पॉलिटिक्स था। नहीं, सरकार के सामने याचिका देना, सरकार से प्रार्थना करना, निवेदन करना, इस तरह की राजनीति शुरू में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया गया। पर इसका ज्यादा कुछ प्रभाव देखने को नहीं मिला, ज्यादा कुछ सुधार नहीं हुआ। इस वजह से जो बाकी नेता थे, बाकी विचारधारा के लोग थे, उनकी जो इच्छाएं हैं मजबूत होना शुरू हो गया। अगर हम ये देखें कि उग्रवादी विचारधारा का क्यों हुआ जन्म, तो इनमें सबसे पहले तो इसका कार्य करने का जो तरीका था, उदारवादी के राजनीतिक कार्यशैली से मोहभंग। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि उदारवादी का ये मानना था कि हम सरकार से जो भी मांग रखेंगे वो संवैधानिक तरीके से ही होना चाहिए, हम सरकार के विरुद्ध किसी तरह के आंदोलन में सक्रिय नहीं होंगे। पर जो बाकी नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर आए, उसका मानना था कि अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है, हमारी जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को समाधान करने के लिए सरकार अगर इच्छुक नहीं है, तो हम सरकार के विरुद्ध जाएंगे, सरकार के काम को रोकेंगे और लोगों को जोड़ करके एक आंदोलन चलाएंगे, सरकार के काम में बाधा पहुंचाएंगे। पर उदारवादी का ऐसा करने की कोई इरादा नहीं था। इस वजह से क्या होता है कि जो उदारवादी लोगों की कार्य करने की शैली है, उसके कार्य करने की शैली से इन लोगों का मुंह भंग हो जाता है और ये एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स की शुरुआत करना चाहते हैं, एक जो है ये आक्रामक राजनीति शुरू करना चाहते हैं। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन से लेकर के धरना तक, सरकार के काम में बाधा पहुंचाने तक की बात ये लोग करना शुरू करते हैं। दूसरा क्या हो रहा था कि अगर हम ये देखें कि ये एक ऐसा दौर है, 20वीं शताब्दी आ चुका है और 20वीं शताब्दी आते आते भारत के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ। 19वीं शताब्दी में जो समाज सुधार आंदोलन हुआ, जिसके वजह से शिक्षा की विकास हुआ, लोग शिक्षा की तरफ ज्यादा गए और इस वजह से भारत के अंदर एक बुद्धिजीवी वर्ग तैयार हो रहा था, जो ये चाहते थे कि राजनीति में भारतीयों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस वजह से भी क्या हो गया कि समाज सुधार आंदोलन का भी प्रभाव रहा। आंदोलन का प्रभाव
और समाज सुधार आंदोलन के वजह से ही बहुत सारे भारतीय लोगों में अब भारत की राजनीति को, भारत को समझने की एक इच्छा शक्ति का जन्म होता है और उसको लगता है कि भारत मिल करके, जुड़ करके एक राष्ट्र बनना चाहिए। और कारण में देखें तो शिक्षा का विकास हुआ, शिक्षा का विकास। अब देखिए जो शिक्षा का विकास है इसकी क्या भूमिका रही। शिक्षा के विकास होने की वजह से बहुत सारे लोग शिक्षित हो गए। शिक्षित होने से एक बुद्धिजीवी वर्ग, एक शिक्षित वर्ग का निर्माण होता है भारतीय समाज के अंदर। जो पश्चिम की विचारधाराएं, जिसमें कि लोकतंत्र, समानता, बराबरी का अधिकार, इन सब विचारधारा से प्रभावित होते हैं, इन सब विचारधारा को जानते हैं। पर दूसरे तरफ इन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, बेरोजगारी का दौर था। तो शिक्षा के विकास में अगर देखें तो एक तरफ तो इनको ये पश्चिम के विचारों से प्रभावित हुआ, पश्चिम के विचार इसके अंदर आए, जिनमें कि लोकतंत्र, समानता, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी और इक्वलिटी जैसे भावना से ये परिचित हुए, इन सिद्धांतों से परिचित हुए। दूसरी तरफ ये जो शिक्षित भारतीय लोग थे, इसके अंदर एक बेरोजगारी की समस्या भी थी। बेरोजगारी की समस्या, देखिए बेरोजगारी का मतलब कि जो शिक्षित भारतीय लोग थे इनको ब्रिटिश शासन के अंदर नौकरी नहीं मिल रहा था, और जिन लोगों को नौकरी मिलता भी था उसको उच्च पद प्राप्त नहीं होता था। उच्च पद हमेशा गोरे लोगों के लिए था, जो ब्रिटिश लोग थे उनको ही उच्च पद दिया जाता था। भारतीयों को केवल और केवल निम्न पद पर रखा जाता था। इसके कारण भी इन लोगों के अंदर एक विद्रोह की भावना जन्म लेता है कि ये देश उसका है, तो राजनीतिक अधिकार उसको मिलना चाहिए, उसको भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए। और अगर हम देखें तो इस समय एक और महत्वपूर्ण घटना हो रही थी। अभी तक जो ब्रिटिश की नीतियां ये थी कि वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। वो समझते थे कि भारतीय लोग यूरोपीय के तुलना में निम्न है, और इसलिए यूरोपीय लोगों का ये उत्तरदायित्व है कि वो भारतीय लोगों को शिक्षित करे, भारतीय लोगों के जीवन को सुधार करे। पर 1905 में अगर हम देखें तो एक महत्वपूर्ण घटना क्या होता है, विदेशी प्रभाव देखें। विदेशी प्रभाव तो 1905 में क्या होता है कि रूस जापान से हार जाता है। जापान से हार जाता है, और ये बहुत बड़ी घटना थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि जब कोई यूरोपीय देश किसी भारतीय शक्ति से हारा हो। तो इसके बाद ये भावना भारतीयों के अंदर जन्म लेना शुरू हो गया था कि अगर जापान जैसे छोटे देश रूस को हरा सकता है, जो कि एक पश्चिमी देश है, जो कि अब तक इस तरह की जो है भावना पूरी दुनिया में फैला चुका था, इस तरह की विचारधारा को फैला चुका था कि यूरोपीय लोग श्रेष्ठ होते हैं, वो कभी नहीं हार सकते हैं। पर रूस ने तो जापान से हार चुका है। तो भारतीयों के अंदर भी ये विचारधारा आता है कि भारतीय लोग भी ब्रिटिश से किसी भी मामले में पीछे नहीं है, भारतीय लोग भी श्रेष्ठ है, और अगर भारतीय लोग एकजुट होकर के प्रयास करें तो वो भी क्या कर सकते हैं कि ब्रिटिश को इस देश से निकाल सकते हैं। और ये भावना भी कहीं न कहीं भारतीय लोगों के अंदर मजबूत हुआ, और जो उदारवादी सोच के लोग थे उनके विरुद्ध एक भावना का जन्म होता है कि उदारवादी लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सरकार से केवल और केवल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं, जबकि सरकार को अगर आंदोलन करने के लिए लोग उतर जाए, सरकार को मजबूर किया जाए सुधार करने के लिए, भारतीयों की मांग सुनने के लिए, तो सरकार ऐसा करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप देखें तो 1898 से लेकर के 1905 ईस्वी के बीच भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन की नीतियां भी जो उग्रवादी विचारधारा है उनको उभरने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अगर हम लॉर्ड कर्जन की बात करें
तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब तक रहा? 1898 से लेकर के 1905 ईस्वी के बीच। और अपने कार्यकाल के दौरान लॉर्ड कर्जन ने ऐसी ऐसी गतिविधियां की, ऐसे ऐसे तरीके अपनाए जिसके वजह से भारतीयों के अंदर एक रोष की भावना जन्म लेता है। अगर कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन जो है ये पहली बार भारत के वायसराय के रूप में तो 1898 से लेकर के 1905 ईस्वी के बीच बना था। पर अगर हम देखें तो 1891 से 92 के बीच ये भारत का गृह सचिव रह चुके थे, भारत सचिव थे, भारत सचिव। भारत सचिव ये रह चुके थे और ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ था, ऑक्सफोर्ड से ये पढ़ करके आए थे। और अगर लॉर्ड कर्जन को समझे तो लॉर्ड कर्जन एक बहुत ही नस्लवादी व्यक्ति थे। वो हमेशा भारतीय लोगों और यूरोपीय लोगों के बीच भेदभाव की भावना को बढ़ावा दिया। वो हमेशा ये मानते थे कि भारतीय लोग यूरोपीय लोगों की तुलना में निम्न है, यूरोपीय लोग श्रेष्ठ है। उसके अंदर एक नस्लवादी विचार बहुत मजबूत था। और लॉर्ड कर्जन ने कई ऐसी काम किए, कई ऐसे चीजें किए जिनमें कि आप देखेंगे कि इनके द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है 1903 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा। बंगाल विभाजन की घोषणा। और सही मायने में अगर हम ये देखें कि जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, वो विचारधारा के रूप में क्यों अलग हो गया 1905 ईस्वी के बाद, तो उसके पीछे कहीं न कहीं बंगाल विभाजन की घटना है। बंगाल में राष्ट्रवादी विचार काफी मजबूत हो रहा था और कई ऐसे संस्थाओं का निर्माण हो रहा था जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध काम करना शुरू कर रहा था, भारतीयों की मांग ब्रिटिश शासन के सामने रखना शुरू किया था। और इनमें कई ऐसे नेता राजनीति में उभर करके सामने आ रहे थे जो मजबूती से भारतीय लोगों की मांग ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखना चाहता था। इन सब चीजों को देख करके क्या किया जाता है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1903 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा किया जाता है। हालांकि बंगाल को पूरी तरह से विभाजित 1905 ईस्वी में किया गया और बंगाल विभाजन करने का मेन कारण ही यही था कि बंगाल को धर्म के आधार पर बांट दिया जाए। इससे क्या होगा कि जो राष्ट्रवादी विचार, राष्ट्रवादी एकता जो मजबूत हो रहा है हिंदू और मुसलमान के बीच, वो एकता समाप्त हो जाएगा और ब्रिटिश शासन को शासन करने में मदद मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर एक उग्रवादी विचार को मजबूत होने में मदद देता है। और उग्रवादी विचार मजबूत होने के पीछे यही कुछ कारण थे, जिनमें कि सबसे पहला कारण तो उदारवादी की कार्यशैली से बहुत सारे लोग नाराज हो चुके थे, उब चुके थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि 20 साल के अंदर उदारवादियों ने कुछ भी अचीव नहीं किया है। वो केवल और केवल सरकार के सामने याचिका देते हैं, सरकार से प्रार्थना करते हैं और ब्रिटिश शासन उसके कोई भी मांगों को न तो पूरा करते हैं और न ही राजनीति में भारतीय लोगों को सहभागी ही बनाते हैं। दूसरा कारण, जहां ब्रिटिश अपने आप को नस्लीय रूप से श्रेष्ठ समझते थे, वहीं भारतीय लोग जब शिक्षा का विकास हुआ, जब भारतीय लोगों के अंदर शिक्षा की विकास होती है, तो वो पश्चिम के विचारों को जानते हैं कि किस तरह से पश्चिम में लोकतंत्र की बात की जा रही है, किस तरह से पश्चिम में समानता की बात की जा रही है। और यहाँ ब्रिटिश शासन क्या कर रहा है कि उनका शोषण कर रहा है, उनको किसी तरह का अधिकार ही नहीं दे रहा है, उनको निम्न दर्जे के नागरिक समझते हैं, निम्न दर्जे के लोग समझते हैं। इस वजह से भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक भावना की जन्म होती है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी इस समय महत्वपूर्ण था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण घटना ये था कि 1905 में रूस जापान से हार जाता है और उस समय जापान बहुत ही एक छोटा देश था। हालांकि जापान ने औद्योगिक क्रांति से प्रभावित होकर के, जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ था तो उससे प्रभावित होकर के अपने यहाँ भी बहुत ज्यादा औद्योगिकीकरण किया था। इस वजह से एक मजबूत देश के रूप में उभर करके सामने आया था। और जब रूस जापान से हार जाता है तो इसके बाद क्या होता है कि भारतीय लोगों के अंदर भी ये भावना मजबूत होता है कि वो लोग भी
यूरोपीय से किसी भी मामले में पीछे नहीं है, किसी भी मामले में कम नहीं है। और अगर वो मिल करके प्रयास करेंगे तो यूरोपीय लोगों को भारत से बाहर किया जा सकता है, इनको इस देश से निकाला जा सकता है। अब हम ये देखते हैं कि आखिर उदारवादी चरण के प्रमुख नेता कौन थे और इसके अंदर कार्य करने की शैली क्या था, इनका विचारधारा क्या था। अगर हम उदारवादी चरण के नेता को देखें, इसका कार्यकाल कब तक था, 1905 से लेकर के 1919 ईस्वी के बीच जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर जिन विचारों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा वो था उग्रवादी विचार, एक्सट्रीमिस्ट फेज इसको माना जाता है। देखिए, अगर इसके नेता को बात करें तो इसमें तो सबसे 3 महत्वपूर्ण नेता बाल लाल पाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, इनके 3 सबसे महत्वपूर्ण नेता बाल गंगाधर तिलक जो कहां से थे, महाराष्ट्र से, और बाल लाल पाल, लाला लाजपत राय ये पंजाब से थे, और पाल यानी विपिन चंद्र पाल ये थे कहां से, ये थे बंगाल से। तो कांग्रेस के जो उदारवादी नेता के बाद जिस नेता का प्रभाव सबसे ज्यादा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे पड़ा वो था बाल लाल पाल यानी बाल गंगाधर तिलक, महाराष्ट्र से थे। इसके अंदर भी एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा था, चरमपंथी विचार के नेता थे। ये भी मानते थे कि अगर सरकार भारतीय लोगों की मांग पूरा नहीं करता है, भारतीय लोगों को राजनीति में हिस्सा नहीं देता है, तो हम सरकार के काम को रोकेंगे और एक मजबूत आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन के जरिए जो भारत के लोगों की मांग है ये मांग सरकार से मनवा करके रखेंगे। तो ये 3 ऐसे ग्रुप थे ना कि जो भारत के 3 अलग अलग प्रांत से अपने विचार को मजबूत करते हैं और उसको नेतृत्व करने का प्रयास भी करता है। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, लाला लाजपत राय पंजाब से और विपिन चंद्र पाल ये थे पश्चिम बंगाल से। और इन तीनों के जोड़ी को क्या कहा जाता था, बाल लाल पाल, बाल लाल और पाल। इसके बाद इसमें एक और जो नेता जुड़ता है वो कौन है, वो है अरबिंदो घोष। हालांकि अरबिंदो घोष कुछ समय तक ही राजनीति में एक्टिव होते हैं, इसके बाद ये अध्यात्म के रास्ते पे चले जाते हैं और फिर संन्यास ले लेते हैं राजनीति से। पर ये 4 ऐसे नेता थे जिसको चरमपंथी विचार को प्रभावित करने में, चरमपंथी विचार को भारतीय लोगों के अंदर फैलाने में जिन नेताओं का सबसे ज्यादा योगदान रहा वो यही 4 नेता थे। ये अरबिंदो घोष भी कहां से थे, पश्चिम बंगाल से थे। और ये लोग किन चीजों को अपना प्रेरणा स्रोत मानता था ये भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए, उदारवादी में जो सबसे ज्यादा लोग थे इसका सामाजिक आधार, इसका जो सामाजिक आधार था इसमें कौन था, शिक्षित लोग एवं शहरी बुद्धिजीवी वर्ग। नहीं, इस विचारधारा से 2 वर्ग का जन्म इसमें जुड़ना शुरू किया। एक तो जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे, शिक्षित लोग थे, वो इस विचारधारा से जुड़े। दूसरा जो शहरी लोग थे, जो शहरी शिक्षित लोग थे, वो जुड़ना शुरू किया। देखिए, इसका जो कार्यशैली था, ये लोग का जो विचारधारा की बात कर रहे हैं तो किस विचारधारा से प्रभावित था, ये लोग भारतीय इतिहास, भारत के प्राचीन इतिहास,
प्राचीन इतिहास। हमने उदारवादी के बारे में भी पढ़ा था। उदारवादी लोग पश्चिम के विचार से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। यहाँ तक कि उदारवादी नेता तो कभी माना ही नहीं कि उसकी समस्या ब्रिटिश सरकार की वजह से है। उदारवादी नेता हमेशा ये मानते आए थे कि भारत की जो समस्या है, भारत की समस्या ब्रिटेन की वजह से नहीं है, ब्रिटिश सरकार की वजह से नहीं है, बल्कि ब्रिटिश सरकार तो न्यायप्रिय पर विश्वास करता है। ब्रिटेन में तो लोकतंत्र है, वहां की सरकार तो ये चाहता है कि भारत का भलाई हो। ये मानना था किसका? उदारवादी नेताओं का। पर भारत की जो दुर्दशा है, भारत में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, ये समस्या ब्रिटिश अधिकारी की वजह से हो रहा है। और उदारवादी नेता हमेशा जो पश्चिम की विचारें हैं, पश्चिम की जो कार्यशैली है, उसको हमेशा प्रचार करने का प्रयास किया। वो भारतीय इतिहास के प्रति उसकी उतनी भावनाएं मजबूत नहीं थी, हालांकि उसका भी भारतीय इतिहास, भारतीय परंपरा के प्रति आस्था था। लेकिन जो उग्रवादी नेता है, ये अपने प्राचीन इतिहास को देखा कि हमारी प्राचीन इतिहास, हमारी प्राचीन संस्कृति गौरवशाली रहा है, हम इसी से प्रेरणा लेंगे, हम पश्चिम के विचारों को नहीं मानते हैं। पश्चिम भारत से भले ही आज के समय में अपने आप को श्रेष्ठ समझता हो, पर हमारी भी इतिहास, हमारी भी परंपरा पीछे नहीं है इन लोगों से। दूसरा इसके अंदर ये देखें कि इसके अंदर ज्यादातर नेता ऐसे थे जो हिंदुत्व के विचार से प्रभावित थे। हिंदुत्व के विचार से प्रभावित, विचार से प्रभावित। तो उग्रवादी नेताओं में बहुत सारे नेता ऐसे हुए जो हिंदुत्व के विचार से प्रभावित थे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक। अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इन्होंने महाराष्ट्र में जो कई ऐसे शिवाजी महोत्सव की शुरुआत करता है, ताकि भारतीय लोगों के अंदर एक अपने संस्कृति को लेकर के, अपने लोगों को लेकर के एक उत्साह की भावना शुरू हुई। उसके बाद गणेश महोत्सव, वहाँ की जो धार्मिक त्योहार है, उसमें लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। तो ये हिंदुत्व के विचार से भी प्रभावित थे। अब हम ये समझते हैं कि इसका विचारधारा क्या था। विचारधारा, इन्होंने क्या किया कि पश्चिम की, शुरू में ही बताया मैंने कि पश्चिम की श्रेष्ठता को अस्वीकार कर दिया, श्रेष्ठता को अस्वीकार कर दिया। इन्होंने पश्चिम की जो श्रेष्ठता है, उस श्रेष्ठता को अस्वीकार कर दिया। दूसरा चीज इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश सरकार का विरोध किया, ब्रिटिश शासन एवं सरकार का विरोध, ब्रिटिश सरकार का भी इन्होंने विरोध किया। और ये जो है इसको अलग ये बनाता है किससे? जो उदारवादी थे। उदारवादी कभी भी पश्चिम के विचारों से अपने आप को जोड़ने के प्रयास करता था, क्योंकि जो उदारवादी समूह के नेता थे उनमें ज्यादातर सफल व्यक्ति थे, जिनमें बहुत सारे पत्रकार थे, वकील थे। तो ये लोग पश्चिम के विचार से बहुत प्रभावित थे और ये कभी भी ब्रिटिश सरकार का विरोध नहीं किया। इसका ये मानना था कि भारत की समस्या ब्रिटिश सरकार के कारण नहीं है, बल्कि भारत की जो समस्या है ये ब्रिटिश अधिकारियों की वजह से है, जो भारतीयों के अंदर भारत में एक भेदभाव की भावना को जन्म दिया है। पर इन लोगों ने पश्चिम के विचार को भी खारिज कर दिया, नकार दिया और ये मानने से इनकार कर दिया कि पश्चिम के विचार भारत के विचार से श्रेष्ठ है। दूसरा काम इन्होंने ये किया कि ये ब्रिटिश शासन का भी विरोध किया और ब्रिटिश सरकार का भी विरोध किया। और इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो भारतीय संस्कृति है
इन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना शुरू किया, क्योंकि इसका मानना था कि हमारा संस्कृति किसी भी यूरोपीय देश के संस्कृति से श्रेष्ठ है। हम इसलिए आज यूरोपीय लोगों से पीछे हो गए हैं क्योंकि हमने अपने संस्कृति को खुद ही खारिज कर दिया है। और अगर एक बार हम अपने संस्कृति को, अपने सभ्यता को स्वीकार कर लेते हैं, तब जाकर के ही कोई बाहरी देश हमारी संस्कृति को और हमारी सभ्यता को स्वीकार करेगा। तो जो उग्रवादी विचार के लोग थे वो भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार को भी अपने केंद्र में रखता है। दूसरा, अगर इसकी राजनीतिक कार्यशैली आपको समझना पड़ेगा कि इसका राजनीतिक कार्यशैली किस तरह के का था। राजनीतिक कार्यशैली देखिए, जो उदारवादी लोगों का राजनीतिक कार्यशैली है ये किस तरीके का था, तो इसका क्या मानना था, इन्होंने बहिष्कार का सहारा लिया। बहिष्कार, उसके बाद आंदोलन नहीं, अब तक उदारवादी इन चीजों से बचते आ रहा था। वो कभी भी सरकार के विरोध नहीं किया, नहीं, सरकार के कार्य में बाधा डालना। स्वदेशी अभियान, हम स्वदेशी के बारे में पढ़ेंगे। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन क्या था? स्वदेशी आंदोलन में ये लोग जो ब्रिटिश सामान है सरकार के द्वारा, जो ब्रिटेन से सामान भारत में बेचा जा रहा है, उन सामान को जलाना शुरू किया सरकार के विरोध करने के लिए। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा चीज कि इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करना शुरू किया। पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग जो शुरुआत होता है ये उग्रवादी विचारधारा या चरमपंथी विचार के जो कांग्रेस के नेता थे इन्हीं के द्वारा शुरू होता है। और इसका मानना था कि पूरे तरीके से भारत की शासन भारतीय लोगों के अंदर होना चाहिए। भारत के लोग अपने देश को चलाने के लिए सक्षम है। ब्रिटिश सरकार को भारतीयों को राजनीतिक अधिकार देना ही होगा और इसको पूर्ण स्वराज देने जरूरी है। तो इस तरह की कुछ इसके कार्य करने के तरीके थे जो स्वदेशी आंदोलन में काफी हद तक देखने को मिलता है। हम समझेंगे कि बंगाल विभाजन के बाद किस तरह से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होता है। पर अगर हम ये देखें तो इसकी कार्यशैली में कुछ अस्पष्टता भी देखने को मिलता है। सीमाएं, अगर उग्रवादी या चरमपंथी की सीमाएं देखें तो क्या है? सबसे पहले इसका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है। लक्ष्य स्पष्ट नहीं, इन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा तो कर दिया कि ब्रिटिश शासन को पूर्ण स्वराज देना चाहिए, पर ये किस तरीके से ये प्राप्त करेंगे और पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के बाद कैसे देश चलाएंगे, किस तरह से काम करेंगे, इस तरह के जो लक्ष्य है ये इसके पास लक्ष्य का स्पष्ट नहीं था। दूसरा, ये पुनरुत्थानवादी थे। पुनरुत्थानवादी, रिवाइवलिस्ट। पुनरुत्थानवादी का मतलब कि पश्चिम की सारी चीजों को खारिज कर दिया था। हालांकि किसी भी समय में जो कुछ नया चीज होता है वो पूरे तरीके से गलत नहीं होता है। ये भारत की प्राचीन संस्कृतियों के तरफ देख रहे थे, प्राचीन बातों के तरफ देख रहे थे, बल्कि जरूरत ये था कि भारतीय समाज में नए विचारों को शामिल करके राजनीतिक सुधार किया जाए, राजनीति में लोगों को नए तरीके से प्रशिक्षित किया जाए, इसकी ज्यादा जरूरत था। दूसरी तरफ इन्होंने अपने साथ देखिए जिस तरीके से जो उदारवादी नेता थे, उदारवादी नेता आम लोगों से जुड़ने में असफल रहा क्योंकि सभी पढ़े लिखे लोग थे, शिक्षित लोग थे।
वो इस बात को मानते ही नहीं थे कि भारतीय लोगों, खास करके जो किसान समुदाय के लोग हैं या छोटे छोटे व्यापारी लोग हैं, उनको भी राजनीति में शामिल किया जाए। यही गलती इसके द्वारा भी हुआ। इन्होंने किसान आंदोलन जैसे जो समस्या उस समय चल रहा था, किसान आंदोलन के लिए कई तरह की विद्रोह भी हो चुका था, तो किसान आंदोलन की मांगों को उठाने में किसान आंदोलन की मांग नहीं उठाया। किसान आंदोलन को अपने साथ जोड़ने में असफल। अपने साथ जोड़ने में असफल रहा। नहीं, तो इस तरीके से उदारवादी चरण के बाद जो कांग्रेस की कार्यशैली है उनमें बहुत ज्यादा बदलाव आया। 1905 से लेकर के 1919 ईस्वी तक कांग्रेस के अंदर जिस विचारधारा का सबसे ज्यादा मतलब बोलबाला था, या जो विचारधारा सबसे अधिक सक्रिय थे, वो थे चरमपंथी विचारधारा। और इस चरमपंथी विचारधारा के कारण कई आंदोलन होते हैं, कई तरह से सरकार के विरोध किया जाता है। इन सब चीजों को हम आगे समझते हैं। अब 1905 ईस्वी से लेकर के 1919 ईस्वी के बीच कई घटनाक्रम हुए। इन घटनाक्रम को अलग अलग हम समझते हैं, जिनमें सबसे पहले है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया के रूप में, रिएक्शन के रूप में शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन के बाद क्या होता है कि स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व और किस तरीके से स्वदेशी आंदोलन चलाया जाए देश के अंदर, इन्हीं चीज को लेकर के कांग्रेस के अंदर विचारधारा की लड़ाई शुरू हो जाता है। और इस विचारधारा की लड़ाई के वजह से 1906 में कांग्रेस का विभाजन होता है। मुख्य रूप से 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। एक तरफ उदारवादी विचारधारा के लोग होते हैं और दूसरे तरफ ये चरमपंथी विचारधारा के लोग, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के लोग होते हैं। और फिर किस तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ता है, इन सब चीजों को समझेंगे। पर सबसे पहले अब हम समझते हैं कि बंगाल विभाजन क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, और बंगाल विभाजन का प्रतिक्रिया क्या रहा। बंगाल विभाजन, देखिए जो बंगाल प्रांत है, ये बंगाल प्रांत भारत के सबसे समृद्ध प्रांत में से एक था जिस समय ब्रिटिश ने इसको अपने अधीन किया था। और 1757 से लेकर के 1764 ईस्वी के बीच जो विभिन्न घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम के बाद बंगाल किसके अधीन में आ गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में आ गया। और पूरी तरह से बंगाल पर नियंत्रण होने के बाद इन्होंने यहाँ के संसाधनों का जमकर उपयोग किया। और 1850 ईस्वी आते आते बंगाल में बहुत ज्यादा अकाल पड़ा, जिससे बहुत सारे लोगों की मौत भी होता है और कई तरह की समस्याओं से बंगाल जूझ रहा था। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बंगाल में कई घटना होता है, जिनमें बहुत सारे नेताएं बंगाल से आते हैं, बहुत सारे कवि आपको बंगाल से देखने को मिलेगा। तो बंगाल एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सक्रिय कार्यक्रम शुरू हो चुका था। बंगाल में बहुत सारे लोग राजनीतिक रूप से एक्टिव हो रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यह महसूस हो रहा था कि ब्रिटिश शासन को यह अब महसूस होना शुरू हो गया था कि बंगाल एक ऐसा क्षेत्र है भारत का जहां पर उसके विरुद्ध सबसे ज्यादा संगठन बन रहे हैं, सबसे ज्यादा अभियान शुरू हो रहा है। और बंगाल के अंदर एक राष्ट्रवादी विचार जो शुरू हुआ था वो पूरे देश को अपने अंदर जोड़ रहा था। बंगाल से बहुत सारे नेता थे, जिसमें कि आप कांग्रेस के चित्तरंजन दास को देखेंगे, या आप बहुत सारे नेता थे जिनमें कि विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, ये सब लोग बंगाल से आए थे। तो ब्रिटिश शासन ने क्या किया कि ये देख रहा था कि बंगाल के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना पनप रहा है, और बंगाल एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे हिंदुओं की जनसंख्या भी अधिक थी और मुसलमानों की जनसंख्या भी अधिक थी, और इन दोनों के अंदर
एक अच्छा सामंजस्य बैठ रहा था, और ये सामंजस्य इस क्षेत्र के एकता के लिए सबसे मजबूत कड़ी था। तो ब्रिटिश शासन क्या प्रयास करता है कि बंगाल को विभाजित किया जाएगा, किसके आधार पे? धर्म के आधार पे। आधे बंगाल में हिंदू धर्म होंगे और आधे बंगाल को मुस्लिम धर्म में इस तरह से बांट दिया जाएगा कि इनके बीच की एकता समाप्त हो जाएगी। और जब एकता समाप्त हो जाएगा तो जो राष्ट्रवादी विचार पनप रहा है, ये राष्ट्रवादी विचार को पनपने से रोका जा सकता है। तो इसी क्रम में जो सबसे पहला काम होता है वो ये होता है कि अगर देखें घटनाक्रम को, तो बंगाल विभाजन में दिसंबर 1903 में ये कहा गया कि बंगाल विभाजन की घोषणा, विभाजन का निर्णय लिया गया। हालांकि इसके द्वारा अभी बंगाल का विभाजन नहीं हुआ है, बस इस बात पे चर्चा हो रहा है कि बंगाल का क्या किया जाएगा, विभाजन किया जाएगा। और ब्रिटिश शासन ने तर्क क्या दिया? देखिए, ब्रिटिश शासन का तर्क था, तर्क क्या था? ब्रिटिश का तर्क, इसका तर्क क्या था कि बंगाल की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और उस समय बंगाल भारत के सबसे बड़े प्रांत के रूप में भी था, क्योंकि उस समय के बंगाल के अंदर आज के बांग्लादेश, उसके बाद भारत के जो पश्चिम बंगाल राज्य है, ये बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम के कुछ हिस्से, इतने बड़े क्षेत्र को मिलाकर के उस समय बंगाल प्रांत था। और इसकी जनसंख्या उस समय कितना था? इसकी जनसंख्या था उस समय करीब 7.8 करोड़, 7.8 करोड़। तो बंगाल जो था जनसंख्या के आधार पर भी भारत का सबसे बड़ा प्रांत था और क्षेत्रफल के आधार पर भी बड़ा प्रांत था। तो ब्रिटिश शासन ने ये तर्क दिया कि इससे बंगाल विभाजन क्यों किया जाएगा? ताकि प्रशासन सुविधा के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से ज्यादा इफेक्टिव बनाया जाए, इसके लिए बंगाल का विभाजन किया जाएगा। क्योंकि बंगाल में ब्रिटिश शासन की नीतियां ऐसी रही कि बहुत सारे अकाल आए, बहुत सारे लोग उस अकाल की वजह से मारे भी गए थे। तो ब्रिटिश शासन का मानना था कि बंगाल को विभाजन किया जाएगा, और अगर छोटे क्षेत्र रहेंगे तो इससे फायदा क्या होगा कि इससे यह फायदा होगा कि बंगाल की शासन सही तरीके से चलाया जा सकता है। पर अगर इसकी वास्तविक उद्देश्य को देखें, वास्तविक उद्देश्य क्या था? कि राष्ट्रवाद को खत्म करना, राष्ट्रवाद को दबाना। क्योंकि बंगाल राष्ट्रवाद का केंद्र था, यहीं से राष्ट्रवादी विचार जन्म ले रहे थे। बहुत सारे जो कवि थे, बहुत सारे लेखक अपने लेख के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी हो गया, फिर रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत सारे ऐसे कवि थे जो अपने लेख के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे थे। भारतीयों के अंदर एकता की भावना किस तरह से स्थापित हो इसके लिए प्रयास कर रहे थे। तो इस वजह से ये क्या करते हैं कि बंगाल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जुलाई 1905 में क्या किया जाता है कि बंगाल का विभाजन हो जाता है। जुलाई 1905 में बंगाल का विभाजन, और ये विभाजन कैसे होता है? विभाजन को देखें तो ये विभाजन कैसे होता है? तो एक तरफ था पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, तो
तो जो पूर्वी बंगाल का क्षेत्र था ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। मुस्लिम बहुल क्षेत्र, और पश्चिमी बंगाल जो था ये हिंदू बहुल क्षेत्र था, बहुल क्षेत्र था। तो इस तरीके से सांप्रदायिकता के आधार पे सांप्रदायिक फूट डालने की कोशिश के रूप में बंगाल का विभाजन होता है 1905 में, और इसका भारतीय लोगों ने क्या किया, जम करके विरोध किया। 7 अगस्त 1905 को एक मीटिंग बुलाया जाता है और उस मीटिंग में बंगाल विभाजन के विरुद्ध सरकार के कार्य को क्या किया जाता है कि आलोचना किया जाता है। 7 अगस्त 1905 और कहाँ आयोजन किया गया था, कलकत्ता का टाउन हॉल। सात अगस्त 1905 बंगाल विभाजन के विरोध में क्या किया जाता है कि विशाल आंदोलन शुरू होता है, आंदोलन की शुरुआत होता है और स्वदेशी आंदोलन का निर्णय लिया जाता है, कि सरकार के विरुद्ध अब एक जन आंदोलन की शुरुआत किया जाएगा, और वो जन आंदोलन क्या होगा कि स्वदेशी आंदोलन होगा। इस तरीके से बंगाल का क्या किया गया, विभाजन कर दिया गया, और बंगाल का विभाजन संप्रदाय के आधार पे हुआ, धर्म के आधार पे हुआ, और क्या किया गया कि बंगाल में लोगों ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया, सरकार का विरोध करना शुरू किया, सरकारी कार्यक्रमों को बहिष्कार किया। बहुत सारे लोग सरकार के काम करने के तरीके का विरोध किया, इसके वजह से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। अब ये समझ में आता है कि बंगाल का विभाजन हो गया, इस समय कांग्रेस किस स्थिति में था, कांग्रेस क्या इस पर अपना प्रतिक्रिया दिया, इस चीज को समझते हैं। कांग्रेस की प्रतिक्रिया, कांग्रेस की प्रतिक्रिया, तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया में देखें तो कांग्रेस का हर साल मीटिंग होता था, साल खत्म होते होते तो 1905 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, बनारस अधिवेशन, आईएनसी का बनारस अधिवेशन 1905। और कांग्रेस के इस अधिवेशन में एक तरफ उदारवादी विचार के लोग थे, दूसरी तरफ उग्रवादी या चरमपंथी विचार के नेता थे। जो चरमपंथी विचार के नेता थे उसका ये कोशिश था कि बंगाल में एक सशक्त आंदोलन की शुरुआत किया जाए और सरकार का विरोध किया जाए, सरकार के कामों को रोका जाए, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाए। पर जैसे कि शुरुआत में ही जो उदारवादी विचार के लोग थे या उदारवादी नेता थे, मॉडरेट थे, वो कभी भी सरकार के विरोध नहीं जाना चाहते थे, सरकार के काम को रोकना नहीं चाहते थे, तो इसके अंदर एक विरोधाभास शुरू हो जाता है यहीं से। और जो चरमपंथी थे, चरमपंथी क्या चाहते थे, बंगाल विभाजन का विरोध, बंगाल विभाजन का विरोध हो और क्या किया जाए, आंदोलन देश के दूसरे हिस्से में भी शुरू की जाए। यानी कि बंगाल में जो सरकार ने किया है, बंगाल में तो आंदोलन शुरू किया ही जाए, साथ में इस आंदोलन को समय के साथ भारत के विभिन्न भागों में फैलाया जाए और भारत के विभिन्न भाग के लोगों को जोड़ करके एक मजबूत आंदोलन की शुरुआत किया जाए। पर जो दूसरी तरफ थे उदारवादी,
उदारवादी, जैसे कि शुरू में ही हम लोगों ने ये समझा था कि उदारवादी कभी भी सरकार का विरोध नहीं करना चाहता था, सरकार के विरुद्ध नहीं जाना चाहता था, अपने आप को संवैधानिक दायरे में ही रहना चाहता था। तो इसमें ये क्या होता है कि ये चाहता है कि ये बंगाल की चूंकि समस्या है, पूरे देश की समस्या है ही नहीं, तो केवल बंगाल में आंदोलन शुरू की जाए। नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों के अंदर एक विचारधारा का एक टसल शुरू हो जाता है। किसके अंदर? उदारवादी एवं जो चरमपंथी है उनके बीच। पर उदारवादी लोग ये अब समझना शुरू कर चुका था कि जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, जो चरमपंथी विचार है, ये ज्यादा मजबूत हो रहा है। चरमपंथी विचार के नेता धीरे धीरे पूरे देश के अंदर अपने आप को मजबूत कर रहा है। तो इसके दबाव की वजह से जो 1905 में कोलकाता बनारस में अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में इन्होंने क्या किया कि कुछ चीजें जरूर जारी किया, और इनमें से क्या था, 2 प्रस्ताव पारित किया। पहला प्रस्ताव क्या था? पहला तो इन्होंने बंगाल विभाजन एवं कर्जन की नीति का विरोध किया। पहला काम तो इन्होंने ये किया कि जो बंगाल विभाजन हुआ था और जो कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति था, क्योंकि कर्जन कई ऐसे काम कर चुके थे। जब हम कर्जन को वायसराय के रूप में पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि कर्जन ने क्या क्या काम किया था। इस समय जो बंगाल के अंदर स्कूल कॉलेज में राष्ट्रवादी विचार जन्म ले रहा था, इसको रोकने के लिए उन्होंने एक एक्ट लेकर के आया था, और ऐसे छात्र जो राष्ट्रवादी विचार में, राष्ट्रवादी क्रियाओं में या राजनीति में सक्रिय होते थे, उसको दंड देने का प्रावधान किया गया था। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि बंगाल के विभाजन का विरोध किया, और कर्जन की जो प्रतिक्रियावादी नीति था, कर्जन के प्रतिक्रियावादी नीति का भी विरोध किया। और दूसरा, चूंकि जो चरमपंथी थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उसका प्रभाव अब कांग्रेस के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। तो इन्होंने ये निर्णय लिया कि स्वदेशी आंदोलन बंगाल में शुरू किया जाए। स्वदेशी आंदोलन शुरू करने पर सहमति बनी, नहीं कि बंगाल में क्या किया जाएगा कि सरकार के विरुद्ध और स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया जाएगा। स्वदेशी आंदोलन को समर्थन। देखिए, यहीं से क्या शुरू हो रहा है, बंगाल विभाजन होने के साथ जो कांग्रेस के 2 ग्रुप है, एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट और दूसरे तरफ जो मॉडरेट थे, उनके विचारों के अंदर एक क्लैश शुरू होता है। और ये प्रभाव आप देखने को मिलता है स्वदेशी आंदोलन में। और स्वदेशी आंदोलन किस तरीके से चला, इसमें क्या कार्यक्रम थे, हम आगे समझेंगे। पर अभी हम ये देखते हैं कि कांग्रेस के अंदर किस तरह से विचारें चल रहा है। अब क्या होता है कि 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है कोलकाता में। 1906 कोलकाता अधिवेशन। कोलकाता अधिवेशन 1906 में कहाँ होता है? कोलकाता अधिवेशन में होता है। कोलकाता में अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इस अधिवेशन में जो चरमपंथी विचार के नेता थे या चरमपंथी ग्रुप के जो लोग थे, उसका ये मानना था कि बाल गंगाधर तिलक को क्या किया जाए कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, और कांग्रेस में ये प्रस्ताव पारित किया जाए इस अधिवेशन में कि जो स्वदेशी आंदोलन है, इसको बंगाल से बाहर निकाल करके पूरे देश में शुरू किया जाएगा। पर जो उदारवादी नेता थे, वो ऐसा नहीं चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन भारत के दूसरे हिस्से में शुरुआत किया जाए। इस चीज को लेकर के क्या होता है कि दोनों के अंदर एक तरह का मतभेद शुरू होता है। इसमें यह होता है कि अध्यक्ष इसका कौन था?
अध्यक्ष थे दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी। पर इसके अध्यक्ष बनने से पूर्व क्या था कि जो चरमपंथी थे, चरमपंथी चाहते थे कि तिलक, बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए और ये प्रस्ताव पारित किया जाए कि जो बंगाल विभाजन के फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ है, इस स्वदेशी आंदोलन को बंगाल से बाहर पूरे देश तक फैलाया जाएगा और सरकार का विरोध किया जाएगा। पर जो नरमपंथी थे, नरमपंथी या उदारवादी जो कह लीजिए आप, नरमपंथी चाहते थे कि रास बिहारी घोष को बनाया जाए। रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया जाए। तो इस कारण से जो चरमपंथी और नरमपंथी के बीच विचारधारा की लड़ाई शुरू होता है, दोनों के अंदर खींचतान शुरू हो जाती है। ऐसे स्थिति में दादा भाई नेरोजी को फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है, क्योंकि दादा भाई नेरोजी के प्रति जो चरमपंथी विचार के नेता थे उसका भी सम्मान था, और जो कांग्रेस के नरमपंथी विचार के नेता थे उसका भी सम्मान था। तो इस वजह से चरमपंथी नेता भी इसका विरोध नहीं करते हैं, वो भी समझते हैं कि इसका सम्मान के प्रति इसका विरोध नहीं कर पाते हैं। इसमें लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना ये हो गया कि इसमें लक्ष्य बनाया गया कि हम पूर्ण स्वराज प्राप्त करेंगे, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को लक्ष्य बनाया गया। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का मतलब कि हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, हम ब्रिटिश शासन के हिस्से नहीं बनना चाहते हैं, हमें पूरी तरीके से इस देश की शासन भारतीय लोगों के हाथों में दिया जाए, इसके प्रयास करते हैं और इसको अपना लक्ष्य बनाते हैं। और फिर बंगाल विभाजन के कारण 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, और इस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस अंत में दो हिस्से में बट ही जाते हैं। एक हिस्से चरमपंथी विचारधारा के लोगों का हाथों में चला जाता है, और दूसरा हिस्सा क्या होता है कि उदारवादी विचारधारा के लोगों के हाथों में चला जाता है। पर इससे पहले हम समझेंगे कि 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ वो किस तरीके से बंगाल के अंदर चला, इसका क्या क्या प्रभाव हुआ, और ब्रिटिश सरकार की इस पर क्या रिएक्शन रही, किस तरीके से उन्होंने इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। इन सब चीजों को आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।